मेरे, भारत के और एशिया के देशों को लग रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ पनप रहा है। कभी सॉफ्ट स्टेट रहा बांग्लादेश, बीते 10 दिनों में ही कट्टरपंथ की तरफ बढ़ गया है। 10 दिन के भीतर ही बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, जिसका नतीजा हिंदुओं पर हमले के तौर पर सामने भी आया है। अब एक तरफ तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर अल्पसंख्यक और हिंदुओं के हितों की रक्षा करने की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे ही कट्टरपंथी मौलाना देश को शरिया के हिसाब से चलाने की चेतावनी देते हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के कट्टरपंथी संगठन ने अब बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की मांग कर दी है। ये वही संगठन है जो हिंदुओं के मंदिरों पर हमलों में शामिल रहा और जो शेख हसीना के भारत दौरों का विरोध करता रहा। हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन का वाइस प्रेसिडेंट मुजुद्दीन रब्बानी कहता है कि बांग्लादेश इस्लाम से चलना चाहिए और देश के मुसलमानों को इस्लाम के निज़ाम पर भरोसा करना चाहिए। अब जब कट्टरपंथी देश को इस्लाम के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं तो शरिया कानून तो लागू करने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं के लिए खतरे की बात है। शरिया के मुताबिक चल रहे अफगानिस्तान के तालिबान शासन में हिंदुओं और सिखों पर हुए हमले की सभी ने देखा। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को अफगानिस्तान में टूटते हुए दुनिया ने देखा। अब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक मुल्क घोषित करने की बात हो रही है। यानी कि जो हाल हिंदुओं का पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक वैसा ही खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी मंडरा रहा है। रब्बानी देश में बनी हर प्रतिमा और मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि इस संगठन के विरोध के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी ग्रीक देवी थेमिस की मूर्ति भी हटवा दी गई है। ऐसे में हिंदुओं का और ज्यादा डरना लाजमी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार का अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि उसके देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। ये ठीक मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है, यानी कि हाथी के दांत दुनिया को दिखाने के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले और हाथी के खाने के दांत देश में हिंदुओं पर हमले और हिंदुओं को डराने के लिए। अब इसी पर कई सारे सवाल तो लोगों के जहन में घूम रहे थे। हमने एक सर्वे किया, सर्वे में कई सारे सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। सर्वे का पहला सवाल, बांग्लादेश में क्या अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई है? 90% लोगों ने कहा, 8% लोगों ने कहा ना, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत का असर क्या होगा? 56% लोगों ने कहा हिंदुओं पर हमले रुकेंगे, 8% लोगों ने कहा मंदिरों की सुरक्षा बढ़ेगी, 12% लोगों ने कहा हिंदुओं का पलायन रुकेगा और 24% लोग कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होने वाला। विस्तार से चर्चा करेंगे संजीव सुरोही जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, मुफ्ती शमून जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। संजीव साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, बांग्लादेश बड़ी अजीब सी स्थिति में है। अब जो लोग सरकार में शामिल हैं, कट्टरपंथी जो कि संगठन से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर शरिया कानून लागू होना चाहिए, जितनी भी मूर्ति हैं उन मूर्तियों को तोड़ा जाना चाहिए। एक संकेत तो ये हुआ। दूसरा संकेत ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं वहाँ की सरकार के प्रमुख से, तो वो कहते हैं कि साहब अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम ज़रूर करेंगे। ये दो लाइन आखिर क्या कहती है? मनोज जी, आपका बहुत अहम सवाल है जी। और ये सवाल सभी के जहन में है कि मोदी जी की बात करने के बाद मोहम्मद यूनुस साहब क्या करेंगे, उन कट्टरपंथियों का क्या करेंगे जो ये कह रहे हैं कि जो ये सारी मूर्तियां तोड़ी जाएं, जो कि आपने बताया कि कोर्ट के अंदर जो ग्रीक की जो देवी है उसकी मूर्ति भी छोड़ दी, तो बाकी हिंदुओं की मूर्तियां तो क्या रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो मोहम्मद यूनुस है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है पीस का, इनसे पहले तो नोबेल प्राइज वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस देश के ये प्रधानमंत्री हैं या जो भी एडवाइजर है, जो ये नंबर 1 है, अगर उस देश में ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की हिफाजत नहीं कर सकते तो इनको उस पोस्ट पे बैठने का कोई हक नहीं है, ना इनको नोबेल प्राइज लेने का हक है।
अभी ताल्लुक इस सवाल इस चीज का उठता है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको कौन चला रहा है, इसको क्या फौज चला रही है कि मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसको फौज चला रही है और फौज के अंदर भी कट्टरपंथी घुस चुके हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फौज के अंदर अगर कट्टरपंथी ना होते और फौज जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहती तो ऐसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होते जो हो रहे हैं। और जो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की बात पे असर पड़ेगा। अगर असर भी पड़ेगा तो मोहम्मद यूनिस के हाथ में नहीं है जी। ये पूरी की पूरी सरकार इंटरिम गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की ये कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है। सिर्फ मोहम्मद यूनिस उनकी एक कठपुतली है जो कि जितने दिन वो चला सकते हैं चला रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कोई असर होगा। भारत जब तक कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं लेगा इनके इनके जब तक बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा कि उनके पेट पे लात लगेगी तब तक वो नहीं सुधरने वाले। तो मेरा ये मानना है कि ये कट्टरपंथी दिन पे दिन हावी होते जाएंगे। बीएनपी जो है वो भी कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई है, जमायत इस्लामी है वो तो है ही। तो ये सारी के सारी जो अवामी लीग को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं वो सारे के जी सारे कट्टरपंथी जी, के साथ मुस्लिम मिले हैं। स्कॉलर मुफ्ती साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। मुफ्ती साहब, क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, यकीनी तौर से ये बात कही जा सकती है कि बांग्लादेश जो जिस तरह से भारत ने प्राचीन काल या आज मदद की है वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ना ही ये इस्लाम की तालीम है और इस्लाम ही नहीं किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं कहा जा सकता कि जिस अंदाज से बांग्लादेशियों ने या बांग्लादेश के लोगों ने जो कृत्य किया है वो निंदनीय है, वो दंडनीय है। और मैं समझता हूं कि इस्लाम से तो दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी समझ से ये बालातर बात है कि जो इस्लाम अमन व आष्टी की, भाईचारे की, मोहब्बत की, प्रेम की बात करता हो, आखिर ये कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने वहां माइनॉरिटी को हताहत किया है और हमारे जो वहां उनके मंदिरों पर और उनके जो शिवालय हैं उन पर जो जो उन्होंने आक्रमण किया है। मैं समझता हूं कि ये इंसानियत की आखिरी दर्जे की हिलाकत की बात है कि ऐसे लोगों को मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या संज्ञान दें। यानी वो लोग जिन्हें भारत ने हर तरह से जिनकी हिफाजत की हो, जिनकी हर तरह से मदद की हो और वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हो। आज नहीं, आपके क्या, आज ये तो खैर मुफ्ती साहब किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की है। यूनिस सरकार क्या एक्शन ले? हमला जो 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 यूनाइटेड नेशन ने तमाम अपनी तरफ से बात की है वो काफ़ी निंदाजनक है। तो जो हमने सवाल लोगों से पूछा उस सवाल में जो राय निकल कर आई है कि क्या एक्शन लिया जाए, 36% लोगों ने कहा कि हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, 3% लोगों ने कहा कट्टरपंथी गुटों को अल्टीमेटम देना चाहिए, 11% लोग सेना करे मंदिरों की हिफाजत, इस बात का जिक्र कर रहे थे और 46% लोग कह रहे थे कि जितने भी कारण दिए हुए हैं इनमें से सभी माने जाएं और 4% मात्र लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। संजीव साहब, यूनाइटेड नेशन ने भी ये कहा है कि भाई अल्पसंख्यकों के पास जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को ना माना जाए। आपने देखा कि वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए। अब शरिया कानून लागू करने की बात की जा रही है और जो सरकार में शामिल लोग हैं, जो कट्टरपंथी सरकार में शामिल लोग हैं, जो शेख हसीना के भारत आने का विरोध करते रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बांग्लादेश गए तब भी वो संगठन विरोध करते रहे। अगर सरकार में ऐसे लोग बैठे होंगे, शरिया लागू करने की बात कर रहे होंगे, वो इस बात का जिक्र कर रहे होंगे कि सभी महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए, तो फिर बांग्लादेश की स्थिति तो बड़ी अजीब सी होने वाली है। मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने। यूनाइटेड नेशन ने इसका काफ़ी जो है इसकी निंदा की है जो वहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यूनाइटेड नेशन के कहने से सिर्फ ये है कि भाई ठीक है, सब दुनिया इस चीज़ को मानती है कि यूनाइटेड नेशन ने इसका वो बात को समझा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड नेशन के कहने से जो है कोई वहाँ पे ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। और जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है, मेरा भी ये मानना है कि इंटरिम गवर्नमेंट कुछ भी रहे,
लेकिन जो फौज है वहाँ की, उनका फर्ज बनता है, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का फर्ज बनता है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनकी हिफाजत की जाए। उनके जो रिलीजियस श्राइन्स हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, उनकी जो है सुरक्षा की जाए। और जहाँ तक सवाल है ये शरिया का लगाने का, ये तो जो है अब ये कट्टरपंथी है, ये पक्का लगाएंगे, क्योंकि ये इनको जो है सबक जो है, ये जो सारी चीजें सीख आ रही है, ये पाकिस्तान से आ रही है। और पाकिस्तान का इसमें सब कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है ये आईएसआई का किया हुआ है, लेकिन आईएसआई ने भी कुछ नहीं किया है, ये अमेरिका ने करवाया है। तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वही अब बांग्लादेश में होगा। अब ये भारत के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जो दोनों कट्टरपंथी अगर हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारे जहाँ वहाँ पे हिंदू भाई हैं या बाकी माइनॉरिटीज हैं, उनका क्या होगा। तो ये जो है, इसमें गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ जो है बैकडोर चैनल से या डायरेक्टली कुछ ना कुछ बांग्लादेश को बताना पड़ेगा कि इसमें माइनॉरिटीज की रक्षा करना उनका परम धर्म है। चाहे गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनिस साहब बैठे या वहाँ की जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस साहब सिर्फ एक फेस है, जो चलाने वाली है वहाँ पे आर्मी है। जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी चलाती है, बांग्लादेश को भी आर्मी चलाएगी। तो ये आर्मी चीफ का काम है कि इस चीज को रोकना। वाकई सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सर्वे का चौथा सवाल था कि कट्टरपंथी नेता मुइजुद्दीन रब्बानी ने बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने और मूर्तियां तोड़ देने की अपील की है। ये लोगों से अपील की गई। 35% लोग कह रहे थे कि इस्लामिक कट्टरपंथ गलत है। 11% लोग ये कह रहे थे कि बांग्लादेश तबाह हो जाएगा। 13% लोग रब्बानी को जेल में डालने की बात कर रहे थे और 36% लोग कट्टरपंथी गुटों को बैन करने की बात कर रहे थे। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, भारत ही था जिसने बांग्लादेश को बचाया। आपको याद होगा 16 दिसंबर 1975 में आखिर क्या हुआ। पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना पहुंची और घुटनों पर पिटा दिया। जब भी मदद हो सकी बांग्लादेश की मदद भारत ने की, एक अच्छे संकेत के तौर पर। लेकिन अब बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हम होते देख रहे हैं। इसमें तमाम ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम ऐसे देश हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन ये मौका है उन लोगों के लिए कि वो बांग्लादेश की ज़मीन का कैसे इस्तेमाल करें। और अगर जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, शरिया लागू करना, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना, मूर्तियाँ तोड़ना, ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं भारत को क्या करना चाहिए? देखिए सर, आज़ादी के बाद जिस तरह से भारत ने प्रोग्रेस की है और भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरे विश्व के अंदर मनवाया है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के वैभव को बढ़ाया और जैसे भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की है और उनके विकास में और उनके मुख्तलिफ उनकी चीजों में जिस तरह से भागीदारी की है, तो ये जाहिर है कि पूरी दुनिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी कल तक हमने जो है अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, ये छोटे छोटे जितने देश हैं उन सब की हमने मदद की और कोविड के जमाने के अंदर जो अपने पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज दिया है, तो भारत बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित देशों में अग्रणी देशों की मुफ्ती तरफ साहब, बढ़ रहा मेरे है। कहने का मतलब ये भी है, क्योंकि जो रब्बानी साहब हैं जो ज्ञान पेल रहे हैं, वो रब्बानी साहब देवबंद में पड़े हुए हैं, देवबंद में पड़े हुए हैं और भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत अच्छे से जानते हैं। बावजूद अगर वो इस तरह के आग उगल रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए? मैं 1 मिनट जरा आपकी मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर दूं जी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें तमाम दुनिया की बड़ी ताकतें परेशान हो गई और हम अपनी संस्कृति और अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, मेरी समझ से ये बालातर है कि इनका इस्लाम से या इस्लामिक आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक भी है क्या? रब्बानी जैसे लोग अगर सिर्फ बुर्का पहना करके घरों में बैठा देना, इस्लामिक यानी उन्हें एजुकेशन से दूर कर देना, ये इस्लामिक एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। ये मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी नहीं है।
ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। और मैं समझता हूं कि भारत को जिस तरह से भारत का वैभव बढ़ा है, आज भारत की ये की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक ना एक दिन तो हमें ये करना ही पड़ेगा कि इस तरह की जो अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, जो दूसरों की आस्थाओं को खंडित कर रहे हैं, उनके उनके माबिद को, उनके मंदिरों को अगर वो हतोत्साहित कर रहे हैं या वहां उनकी जानो माल की रक्षा नहीं कर रहे जो माइनॉरिटीज हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इस मौके के ऊपर हमें बिल्कुल हाथ बांध के नहीं रहना चाहिए और हमें किसी भी कीमत पर अपने अपने उन चाहे वो हमारी माइनॉरिटी, हमारे हिंदू भाई हों या अन्य अकलियतें हों या अन्य कमजोर लोग हों जिन्हें वहां मारा जा रहा है, ये इस्लाम की आइडियोलॉजी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि रब्बानी साहब जो भी है, मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूं, मगर उनकी आइडियोलॉजी मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। इस्लाम इन सारी चीजों का बिल्कुल खंडन करता है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के नाम के ऊपर जो है ये तकलीफ तो यही कट्टरवाद है है। कि अपने अपने हिसाब से लोग इस्लाम की बदनाम परिभाषा करने को वाला। गढ़ लेते हैं और आप भी इस बात का जिक्र करते हैं और बिल्कुल। हकीकत में इस्लाम की इस तरह की बात नहीं की गई है। संजीत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजीत साहब, हमने सुना है निश्चित तौर पर भारत की सरकार बांग्लादेश के हुक्मरानों से बात कर रही होगी और बातचीत में संकेत क्या दिया होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से संकेत निकल कर आ रहे हैं, भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पर बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि जो सरकार है, यूनुस साहब है जिन्हें कि नोबेल मिला है, वो किस लिए प्रधानमंत्री बने ये तो शेख हसीना ने बता दिया कि भाई उनको कुछ चाहिए था, मार्टिन चाहिए था अमेरिका को, मैं दे नहीं पाई तो मेरे खिलाफ एक साजिश रखी गई। और बांग्लादेश में जो घटा, बांग्लादेश में जो हुआ वो सामान्य नहीं था। एक आरक्षण की केवल मांग की गई थी, आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई थी। उस मांग का आप देखिए आंदोलन और उस मांग की आग ऐसी हुई कि सत्ता परिवर्तन हो गया। अचानक से इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और ये कहा गया कि छात्र आंदोलन है, लेकिन वो इकलौता छात्र आंदोलन नहीं था। कोई ना कोई ऐसी विदेशी ताकतें थी जो उसके पीछे थी, जो सत्ता परिवर्तन करना चाहती थी, वो वहाँ की सत्ता में अपने लोगों को बिठाना चाहती थी और बांग्लादेश को सिर्फ कठपुतलियों की तरह चलाना चाहती थी। अब वो अमेरिका है, वो चाइना है, पाकिस्तान है, इसके संकेत आने वाले समय में दिखेंगे, लेकिन भारत को कम से कम एक सख्त संदेश तो देना होगा। बिल्कुल मनोज जी, भारत को वो देना है और वो जो है दिया जाएगा, अप्रोप्रिएटली दिया जाएगा। अभी सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी है कि इन चीजों को जो आसानी से नहीं लेती है। अभी वो देख रहे हैं कि ये किस तरफ जो है इनका रुख है और भारत के पास ऐसी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से इनकी चाबी, बांग्लादेश की चाबी भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन चाबी इनकी घुमा सकता है। फराका बराज है जिसके ऊपर जो है गंगा के ऊपर हमने बनाया हुआ है। गर्मियों में अगर हम पानी सारा डाइवर्ट करके हुगली नदी में डाल देंगे तो ये जो इनका सूखा पड़ जाएगा। बरसात में अगर हम सारा पानी खोल देंगे तो आधा बांग्लादेश डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत से पंगा लेके बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर सकता। भारत को बांग्लादेश की इतनी जरूरत नहीं है। ये रब्बानी साहब को बताना पड़ेगा। बांग्लादेश संजीत साहब, ये रब्बानी साहब जो ज्ञान पेल रहे हैं ना वहां पर, उनको बताना पड़ेगा कि अगर पानी छोड़ नहीं, दिया वो तो बह रब्बानी जाओगे साहब को और तो पानी ज्ञान बंद इसलिए कर दिया देते तो हैं कि प्यासे मर रब्बानी जाओगे। साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रब्बानी साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती, जिम्मेवारी बनती है मोहम्मद यूनुस को। और रब्बानी जैसे साहब को जो है उनको अंदर जेल में बंद कर देना चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो कम्युनल जो है टेंशन बढ़ा रहे हैं। और मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही, मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि ये जो ऐसे कट्टरपंथी हैं इनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ना ये इस्लाम के लिए फायदा करेंगे, ना ये हिंदुओं के या माइनॉरिटीज के फायदा करेंगे। ये सिर्फ आपस में लड़ाई करके तमाशा देखने वाले हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत सिर्फ थोड़े दिन वेट करेगा। अगर भारत ये देखता है कि ये जो है चीज नहीं रुक रही है, तो भारत के पास बहुत चीजें ऐसे हैं जिनसे बांग्लादेश को पूरा का पूरा जो है घुमाया जा सकता है। इतना मुश्किल जी, काम बहुत नहीं बहुत है। शुक्रिया करेंगे अभी संजीत साहब का, शुक्रिया करेंगे मुफ्ती साहब का जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि भारत के लिए चिंता का विषय भी है और आने वाले समय में देखते हैं कि संकेत इसके क्या होंगे। लेकिन एक और विषय